अब मैं आप लोगों से कॉजेज़ क्या हैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा जैसा कि मैं बताई हूँ कि मैं ओपीडी में भी एज अ रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। तो अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये करीब करीब 80% पेरेंट्स इस सरप्राइज़ में रहते हैं। इस तरीके से उनको एक मतलब एक तरीके से शौक लगता है कि भाई मेरे बच्चे को क्यों ऑटिज़म, जबकि मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रह गई, हम सब कुछ सही था, उसके बाद फिर मेरे बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्यों? इसका जवाब देना हमारे लिए भी काफ़ी परेशानी वाला एक विषय है, इसलिए क्योंकि इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है कि क्या एक्चुअली क्या कारण हो सकते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के। ये सिम्टम्स इन्फेंटाइल ऑटिज़म भी, जो कि कहा जाए कि बर्थ के समय ही, मतलब बर्थ से ही हो, या फिर बाद में एनवायरमेंटल रिस्क बहुत सारे ऐसे जो कि पहले मदर को भी हो सकते हैं, और उसके बाद और क्या फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे के ऊपर, जो कि अगर मैं एक तरीके से कहूँ तो नियोनेट के ऊपर जो कि इन्फेंट स्टेज में है, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता हो और उसके कारण ऑटिज़म के सिम्टम्स बच्चों के अंदर डेवलप होने शुरू हो जाएं। कारण अभी तक रिसर्च का विषय है, इसलिए बहुत सही नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे अगर कहा जाए मोटे तौर पे कुछ कारण ऐसे हैं कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी किसी तरीके की अगर हो जाए, कभी एक जो म्यूटेशन के समय पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी कारण हो सकता है, या फिर एनवायरमेंटल रिस्क जो हैं वो जो हमारे आसपास हमारे माहौल में किस तरीके का हमें एक्सपोजर मिल रहा है, किस तरीके के सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर ऑटिज़म आ सकता हो। इसकी वजह से कारण ये भी एक फैक्टर के तौर पे काम कर सकता है, ऐसा हम देख पाते हैं इसमें कि अगर मैं जेनेटिक कॉजेज़ की बात करूं, जो जेनेटिक क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जिसके कारण कि बच्चे के अंदर ऑटिज़म के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। जेनेटिक कॉजेज़ में बेसिकली अगर कहूँ तो जीन्स का, जब क्रोमोसोम्स के म्यूटेशन की बात आती है तो उस समय अगर किसी भी कारण से कोई भी किसी तरीके का डिलीशन या डुप्लीकेशन देखने को मिलता है तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के डेवलप होने का हो सकता है। उसके अलावा डाउन सिंड्रोम या फिर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस या फिर कुछ भी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या इस तरीके के कुछ कई सारे जेनेटिक रीजंस हैं जो कि सिम्टम्स जो उनके कारण आते हैं वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम्स से मैच कर जाते हैं। और उसके अलावा और भी सारे कई फैक्टर्स जो कि पेरेंट्स की हेरिडिटी की वजह से ऐसा भी देखने को मिला है। लेकिन जैसा मैं पहले बताई कि कोई भी कारण अभी पूरी तरीके से पुष्ट नहीं है, बहुत कंफर्म नहीं है, तो हम बहुत क्लैरिटी के साथ कारण नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये सारे फैक्टर्स सपोर्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैं बोली एनवायरमेंटल कॉजेज़ जो होते हैं या जो दूसरे रिस्क होते हैं, इसकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो पहला रिस्क मैं बोलूँगी कि ये बहुत पहले से ये मानी गई बात है कि जो ओल्डर एज पेरेंट्स होते हैं, जिनकी एज करीब करीब अगर मैं बोलूँ तो 30 ईयर्स प्लस हो, और अगर ऐसे बोलूँ तो करीब 35 प्लस, ऐसे केस में ज़्यादा चांसेस होती हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे थोड़े डिफरेंट सिम्टम्स शो करते हैं, जिसमें कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही अर्ली प्रेगनेंसी की बात करूं, जहां कि अभी बॉडी उसके हिसाब से रेडी नहीं है और वहां पर अगर इस तरीके की कोई फंक्शन या प्रोसेस से उस बॉडी को पास होना हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि बच्चे के अंदर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम्स डेवलप हों। इसके अलावा मदर की ओबेसिटी, मदर का की जो मोटापा है वो भी एक बड़ा कारण समझा जा सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़, ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि जो मदर प्रेगनेंसी के समय इस बात की उनको कंप्लेंट रही है, मतलब उस समय उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके बच्चों में भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के डेवलप होने का रिस्क ज़्यादा पाया गया है। इसके अलावा ये देखने को मिला है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डिलीवरी बिफोर टाइम करनी पड़ती है या हो भी जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी है, मतलब 6 मंथ्स अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड होते होते अगर डिलीवरी हो जाती है, या 7th मंथ के स्टार्टिंग से ही, मतलब स्टार्टिंग में ही बिल्कुल
प्री मैच्योरिटी का जो लेवल हो, अगर कहूँ तो 6th के लास्ट और 7th के पहले ही अगर हो जाती है डिलीवरी, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है, एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा गया है कि वो बच्चों में ऑटिज़म के सिम्टम्स डेवलप होने की वजह बने। इसके अलावा चूँकि प्री मैच्योरिटी की बात कर रही हूँ, तो लो बर्थ वेट भी यहाँ पर साथ में होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर प्रेगनेंसी 8 मंथ्स की भी रही है, 9 मंथ्स की भी रही है, लेकिन बच्चे का जो बर्थ वेट है वो काफ़ी कम रहा है किसी वजह से भी, तो वहाँ पर भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को, मतलब जो सिम्टम्स हैं, जो साइन हैं, वो बच्चे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एनवायरमेंटल जो पॉल्यूटेंट हैं, खास करके अगर मैं बोलूँ तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर ने इस तरीके का कोई भी एक्सपोज़र लिया है, जो आजकल मैं अगर बात करूं तो बहुत कॉमन हो गया है। पहले प्रेगनेंसी के समय पर घरों में बनाए हुए ही खाने को खाना प्रेफर किया जाता था, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं होती थी। इस तरीके के बहुत सारे प्रिकॉशंस पेरेंट्स जो घर के बड़े थे वो प्रेग्नेंट वुमेन को लेने की सलाह भी देते थे, और ऐसा कर पाना संभव भी था। आज की डेट में जो लाइफस्टाइल बदल गई है, लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का मूवमेंट, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बदल गया है, बढ़ गया है। तो ऐसी कंडीशन में उनका एक्सपोज़र जो हार्मफुल, जो एक तरीके से कहूँ कि बच्चों के लिए, बच्चे के मतलब जो फीटस है यहाँ पे, अभी तो वो भ्रूण की अवस्था में है, एम्ब्रियो के स्टेज में है, वहाँ पर उस बच्चे के ऊपर मदर के एक्सपोज़र के थ्रू बच्चे पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में अगर बच्चे पे कुछ भी इस तरीके के जो हार्मफुल है, जो कि हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, मर्क्यूरी वगैरह, अगर इस तरीके के अगर एयर के थ्रू अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वो कंटेंट, या हमारे फूड के थ्रू हम जो खाते हैं, जो प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, अगर उनके थ्रू अगर हमारी बॉडी में पहुंचता है, या फिर उस बच्चे की जो एम्ब्रियो है उसके अंदर अगर वो असर करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डेवलप करे। इसके अलावा अगर कहूँ तो जब भी कभी डिलीवरी हो के समय पे कहा जाए तो बहुत एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है उस समय जब डिलीवरी की जाती है, डिलीवरी होती है, लेकिन वो स्मूथली हो जाए, जितनी स्मूथली हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चे की कुछ कंडीशन ऐसी हो, चाहे वो उसके गले में जो कॉर्ड है, जो नाल है, वो लिपट जाए, या फिर किसी तरीके का भी अगर ऐसी कंडीशन कि बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड कम है और अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है ठीक ढंग से बच्चे तक, इससे भी बहुत बड़ा जो एम्ब्रियो पे जो असर पड़ता है, भ्रूण पर जो असर पड़ता है, वो असर भी बच्चों में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर बन सकता है। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान रखा जाए कि अगर प्रेगनेंसी के समय पर अगर मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन रही है, या फिर बच्चे को बर्थ के समय डिलीवरी के टाइम पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी रही है, तो इन बातों को भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और अलर्ट रहने की ज़रूरत रहती है कि बच्चा कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर शो कर रहा है तो हम समय रहते जल्दी से जल्दी उसके ऊपर काम शुरू कर दें। इसके अलावा जो एक बड़ी चीज़ देखी जाती है कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है अंदर, चाहे वो एम्ब्रियो स्टेज में हो, चाहे वो बाद में उस समय डिलीवरी के टाइम पे, कुछ भी कारण से अगर उसके सिर पर, उसके ब्रेन पर अगर किसी भी तरीके की इंजरी, किसी भी तरीके के पैचेस अगर देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से जो सोशल कम्युनिकेशन डिसफंक्शन है वो डेवलप करने के लिए बहुत मतलब सफिशिएंट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिलीवरी के टाइम पर और प्रेगनेंसी में भी बहुत सारा केयर लिया जाए, जिससे कि बच्चे का जो विकास है वो किसी भी तरीके के हार्मफुल एक्सपोजर से दूर और नेचुरल तरीके से हो। लेकिन अगर वो संभव नहीं है, किसी तरीके की परेशानी आ चुकी है, तो पेरेंट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो समय रहते हुए इस बात को माइंड में रखते हुए बच्चे के अंदर किसी भी तरीके का अगर बदलाव देख रहे हैं तो वो बदलाव उसमें महसूस करें, और उसके लिए सही ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए उसके लिए वो आगे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनको वो कांटेक्ट करें। ये सारी सिम्टम्स, ये सारे फीचर्स जो हैं वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होते ही हैं। ये कारण जो अभी मैं पीछे की बात की हूँ वो कारण हो सकते हैं, लेकिन
क्या अर्ली साइन है जो कि अगर एक तरीके से कहूँ तो हमें बहुत नॉर्मली हम पहचान करें। इसमें भी हम जब तक उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे हम उस काम को नहीं करेंगे, ये ह्यूमन नेचर है। और उसके हिसाब से ही हम इम्पोर्टेंस की अगर अब यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ, जिसको कि हमें समझना ज़रूरी है कि हम क्यों आखिर में इसको लेकर के अलर्ट हों। अलर्ट रहने के पीछे जो सबसे पहली जो ज़रूरत है, जैसा कि मैं शुरुआत में बोली हूँ कि 2004 में 125 में 1 चाइल्ड जो है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ में था। लेकिन अभी इस समय मैं 2018 की स्टडी की बात कर रही हूँ जिसमें कि 54 में एक बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ है। तो केस के बढ़ने का अनुपात हम समझ सकते हैं। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर के तौर पे देखने को मिल रहा है बहुत सारे बच्चों में, और बहुत अर्ली स्टेज पर इसको हम पहचान कर सकते हैं। अगर हम पहचान कर लेते हैं तो ये नंबर बढ़ने से हम रोक सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ा कारण है कि हम क्यों इन सारी बातों को जानें और हम उस पर एक्चुअली सीरियसली इस पर हम काम करें, वो ये है कि ये ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं है जिसका कि हम टेस्ट करा के कंफर्म कर लें कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है। ये किसी भी तरीके से लैब में किया जाने वाला टेस्ट नहीं है और एक दिन में या एक सिम्टम्स, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हम शुगर टेस्ट कराने गए और हमें पता चल गया शुगर रिपोर्ट में, टेस्ट रिपोर्ट में कि हमारा शुगर लेवल बहुत हाई है और हम डायबिटीज़ के रेंज में आते हैं, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। लेकिन एएसडी के साथ में ऐसा नहीं है। एएसडी के साथ में सिम्टम्स अलग अलग ढंग से अलग अलग बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं और अलग अलग एज पर भी ये बहुत ही खुलकर सामने आते हैं, जिसमें कि हम जब समय निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ी वजह है हमको समय रहते आइडेंटिफाई करना और उसको दूर करने की पूरी कोशिश करना। ये सबसे पहली ज़रूरत इस वजह से भी हो जाती है। इसके अलावा जहाँ पर फैमिलीज़ में जहाँ पर भी बच्चे हैं जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ हैं, उन फैमिलीज़ में भी एक तरीके से कहा जाए तो 3% से लेकर 20% तक का रिस्क ज़्यादा देखा गया है। जो स्टडीज़ बताती हैं कि उस फैमिली में अगला बच्चा जो है वो भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समय रहते सारे जो सिम्टम्स हैं, सारे जो लक्षण हैं, उनकी पहचान कर सकें और उसके आधार पे हम आगे ट्रीटमेंट दे सकें।